नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोविड महामारी से निपटने के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त सर्वोत्तम अनुभवों पर अमल करने को कहा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महामारी से प्रभावित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा करने को कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में जून के बाद मजबूती से और तेजी से सुधार होगा। देशव्यापी आयुष कोविड-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू। 3,57,000 से अधिक कोविड रोगी कल संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 87.25% हुई। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 19 करोड़ से अधिक डोज दी गईं। बिजली मंत्रालय ने तूफान ताउते से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली के प्रयास तेज किए। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के सिलसिले में कारोबारी नवनीत कालरा के परिसरों पर छापेमारी की। और असम विधानसभा का पहला सत्र आज से गुवाहाटी में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ-सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्करों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार रूप बदल रहे तथा एक ऐसे शातिर वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और वैक्सीन को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में अब योग और आयुष ने दुनिया भर में अपनी महत्ता साबित की है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत
मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया अभियान हो, पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है। इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की ताकत बहुत बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने में वाराणसी मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि देश में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत कोविड नमूनों की जांच के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल, ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं और चिकित्सा से संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अन्य के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने काशी कवच का विशेष उल्लेख किया और कहा कि ये भी प्रशासन का एक नवाचारी अनुभव है जो लोगों को टेली मेडिसिन औषधियों और महामारी से निपटने के लिए अन्य संबंधित जरूरतें पूरी कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल और यहां तक कि बिहार से भी लोग यहां के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में पिछले 7 वर्ष में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिससे महामारी के संकट के दौरान काफी सहायता मिली है। श्री मोदी ने शहर में कोविड से निपटने के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि के साथ संवाद की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के निश्चित रूप से अच्छे नतीजे आएंगे और काशी के बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से देश कोविड के खिलाफ लड़ाई सफलतापूर्वक जीत लेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न जिलों और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रभावी नवाचारी अनुभवों पर अमल करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में सुझाव दिया है कि नवाचारी अनुभवों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ढालकर अमल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार और बृहस्पतिवार को लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अधिकारियों से बातचीत की थी और कोविड प्रबंधन के लिए अपनाई गई नवाचारी रणनीतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। प्रधानमंत्री ने उनसे अपने अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करने को भी कहा था ताकि अन्य राज्य और जिले इन्हें अपना सकें। हमारे संवाददाता ने राज्यों और जिला अधिकारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों और सुझावों का जायजा लिया है। नई चुनौतियों के लिए नए समाधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और जिला प्रशासनों को कोविड संबंधित स्थिति से निपटने में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सराहना की गई है। इनमें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड देखभाल केंद्रों और पृथकवास केंद्रों की स्थापना में RWA के सक्रिय सहयोग का विचार भी शामिल है। एक और जहां मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पृथकवास और कोरोना से रोकथाम उपायों को साझा किया, वहीं हरियाणा ने अपने टीकाकरण केंद्र मॉडल और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के डिजिटल समाधान के माध्यम से उनके कार्यस्थल और संचालन को दर्शाया है। वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी आम नागरिकों के सभी कोविड संबंधित प्रश्नों के लिए निरंतर समाधान प्रदान करने के लिए काशी कोविड प्रतिक्रिया केंद्र KCRC के प्रभावी उपयोग को साझा किया। चेन्नई ने टैक्सी एम्बुलेंस के प्रभावी उपयोग को साझा किया, जबकि चंडीगढ़ ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष दवाओं और आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं
सुविधाओं के उपयोग को दिखाया है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा ने आयुष काढ़े को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास को दिखाया है। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर ने कोविड देखभाल केंद्रों में अपनी टिफिन सेवा को साझा किया। मोबाइल ओपीडी ऑक्सीजन उपलब्धता सेवा, डोर टू डोर आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण भी राज्यों के साथ साझा किए गए सर्वोत्तम अभ्यासों में से है, जो न केवल प्रभावी कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि आवश्यक चिकित्सा आवश्यकताओं की बर्बादी को कम करने में भी हमारा ध्यान केंद्रित करता है। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अनीता आनंद। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। संक्रमण की इस नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय ने समाज के संवेदनशील समूहों, विशेषकर अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए मौजूदा सुविधाओं की तत्काल समीक्षा करने को कहा। मंत्रालय ने कहा कि इस समीक्षा में पुलिसकर्मियों, विभिन्न एजेंसियों और विभागों के साथ सामाजिक संगठनों के साथ तालमेल को भी शामिल करना होगा। परामर्श में मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने और इसे जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी 107 करोड़ रुपए का भी उल्लेख किया। इस हेल्प डेस्क से वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों को भी जोड़ा गया है, जो आवश्यक सहायता, पुनर्वास तथा संक्रमितों के पंजीकरण और निगरानी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई स्थापित करने और उसे मजबूत करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परामर्श में कहा गया है कि मौजूदा कोविड महामारी में जहां कुछ बच्चे माता पिता को खो चुके हैं, इन इकाइयों का महत्व और बढ़ जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और कोविड संक्रमण में कमी आ रही है। कल 3,57,000 से अधिक लोग ठीक हुए। इसी दौरान 2,59,591 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमण युक्त होने की दर 87.25% हो गई है। उपचार करा रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है और ये कुल संक्रमित लोगों का 11.63% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 30,27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। 2,27 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमितों की संख्या अधिक है। नए संक्रमित लोगों का करीब 75% इन राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 4,209 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। मृतकों की कुल संख्या 2,91,331 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,61,000 नमूनों की जांच की गई। वर्तमान में 2,553 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। देश में अब तक 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,82,000 वैक्सीन डोज लगाई गई। अब तक 19 करोड़ 18 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 14 करोड़ 91 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4 करोड़ 28 लाख को दूसरी डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 7,36,000 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के 85,84,000 लोगों को ये टीका लग चुका है। केंद्र टीकाकरण कार्यक्रम पर लगातार उच्च स्तरीय निगरानी रख रहा है, ताकि संक्रमण की सर्वाधिक आशंका वाले लोगों को पहले सुरक्षा दी जा सके। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को भी कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोविड महामारी से निपटने के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त सर्वोत्तम अनुभवों पर अमल करने को कहा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महामारी से प्रभावित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा करने को कहा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में जून के बाद मजबूती और तेजी से सुधार होगा। देशव्यापी आयुष कोविड-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू। कल 3,57,000 से अधिक कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 87.25% हुई। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 19 करोड़ से अधिक डोज दी गईं। बिजली मंत्रालय ने तूफान ताउते से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली के प्रयास तेज किए। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटरों की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के सिलसिले में कारोबारी नवनीत कालरा के परिसरों पर छापेमारी की और असम की नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू। गुवाहाटी में शुरू नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस रोग के इलाज के लिए फंगल रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रही है। देश में 5 अतिरिक्त निर्माताओं को ये दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है, जबकि 5 मौजूदा निर्माताओं से उत्पादन तेजी से बढ़ाने को कहा गया है। पिछले महीने मौजूद कंपनियों की उत्पादन क्षमता बहुत ही सीमित थी। सरकार के उपायों से घरेलू स्तर पर इस महीने एम्फोटेरिसिन की 1,63,000 शीशियां उपलब्ध होंगी। इसे अगले महीने बढ़ाकर 2,55,000 शीशी कर दिया जाएगा। गुजरात और ओडिशा सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के अंतर्गत वर्गीकृत बीमारी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये फैसला वर्तमान में कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में सभी जिला अस्पतालों में कोविड से ठीक होने के बाद की ओपीडी सेवा शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि जिला अस्पतालों में शुरू किए जाने वाले पोस्ट कोविड ओपीडी में मेडिसिन, नेत्र, ईएनटी विशेषज्ञों के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। जिला अस्पतालों को कोविड मरीज के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं जैसे अवसाद, बेचैनी, नींद में कमी से संबंधित परामर्श और उपचार के लिए भी सप्ताह में 3 दिन ओपीडी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को जारी अपने परिपत्र में कहा है कि यह देखने में आया है कि कोविड के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी कुछ मरीजों में सांस लेने में कठिनाई, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लक्षण भी दिखे हैं। इसके चलते कोविड मरीजों का नियमित फॉलोअप बहुत जरूरी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज से अन्य राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को अब बोर्डिंग के समय आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार कोविड की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों के परिवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य में कल 4,952 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 9,746 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस दौरान 88 लोगों की मौत हुई है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दूसरी लहर में कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 6.3% हो गई है। संक्रमण के मामले में राज्य का देश में 16वां स्थान है। राज्य में सक्रिय मामले 72,725 हैं। इंदौर और भोपाल में 11,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। प्रतिदिन 70,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल असर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर बहुत ही सकारात्मक रहेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री राजीव कुमार ने कहा कि अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने की उम्मीद जैसी की जा रही थी, उस पर स्थानीय लॉकडाउन तथा उपभोक्ता और निवेशकों की स्थिति के कारण प्रतिकूल असर पड़ेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि जून महीने के अंत तक टीकाकरण कार्यक्रम भी दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि जून माह के बाद अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की समाप्ति पर एक सकारात्मक मोड़ पर होगी। kind of recovery we were expecting in April and May of this year would be less pronounced
Otherwise, we were hoping to have a very sharp V-shaped recovery. My own estimate is that all of this will be surely behind us by the end of June. And in the first quarter, that is April to June, we will still get a very positive growth rate, but not as high as got without this. And our vaccination program would have taken strength, and after which, therefore, I expect the economy to have a recovery stronger and faster than most people expect. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि खरीफ सीजन की प्राप्तियों पर महामारी की दूसरी लहर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगातार चौथे वर्ष देश में मानसून सामान्य रहने की आशा है और कृषि में गर्मी के मौसम की रिपोर्ट भी उत्साहित करने वाली है। I am convinced that the agriculture output of the coming Kharif season will not be affected because once more the meteorological department has said that the monsoons are going to be normal, and also the summer crops which are going on now, the reports are that the area covered is quite substantial. नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ये विशेष बातचीत आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से सुर्खियों में कार्यक्रम में आज रात प्रसारित की जाएगी। इसे एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। देश भर में आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। प्रत्येक दिन सुबह 6 से रात के 12 बजे तक ये हेल्पलाइन काम करेगी। इसका टोल फ्री नंबर है 14443। लोग इस हेल्पलाइन के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी और सिद्धा विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेषज्ञ न केवल परामर्श और उपचार के बारे में बताएंगे, बल्कि उन्हें करीब की आयुष सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी बताएंगे। हेल्पलाइन आईवीआर यानी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस से युक्त है और वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। हेल्पलाइन शुरू में एक साथ 100 कॉल उठाएगी और भविष्य में आवश्यकतानुसार इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ कोविड-19 स्थिति और टीकाकरण प्रगति पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री पिछले 3 दिन से लगातार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने चक्रवात ताउते से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। विद्युत सचिव, स्टेट पावर यूटिलिटीज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल और पावर सिस्टम ऑपरेशन निगम लिमिटेड के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर रहा है ताकि चक्रवात के कारण मौजूदा गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सहायता प्रदान की जा सके। तूफान से सर्वाधिक प्रभावित गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश द्वीप में बिजली बहाली कार्यों में तेजी लाने के लिए कल एक विशेष समीक्षा बैठक की गई। असम विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज शुरू हुआ। 15वीं विधानसभा का ये पहला सत्र है। अस्थायी अध्यक्ष फणी भूषण चौधरी ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने और उनके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शपथ ली। विधायकों ने असमी, बांग्ला, बोडो, नेपाली और संस्कृत सहित विभिन्न भाषाओं में शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के सिलसिले में कारोबारी नवनीत कालरा और उसके सहयोगियों के परिसरों पर आज छापेमारी की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम
पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में कालरा और उसके सहयोगियों पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कालरा के दिल्ली स्थित खान मार्केट रेस्टोरेंट से 500 से अधिक जीवन रक्षक उपकरण बरामद किए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज चक्रवाती तूफान से प्रभावित कोंकण क्षेत्र का दौरा किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री ठाकरे ने कहा कि पंचनामा पूरा होने के 2 दिन बाद मुआवजे का निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा पर शोक व्यक्त किया है। रामनाथ कोविंद ने उनके निधन को संरक्षण के क्षेत्र में एक गौरवशाली अध्याय का अंत बताया। नरेंद्र मोदी ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है और इसे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति बताया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों और राज्य पुलिस की C-60 इकाई के बीच चल रही मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस को जिले के एटापल्ली वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी और कासनसुर थाने पर हमले की उनकी तैयारी की खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना के अनुसार तलाशी अभियान में लगे पुलिस कर्मियों पर नक्सलियों ने गोलीबारी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद शुरू हुई मुठभेड़ में ये नक्सली मारे गए। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। किसी भी कलाकार की विशेषता होती है कि वो स्वयं कष्ट सहकर भी दुनिया को जीवन और प्यार का संदेश देता है। प्रख्यात बांसुरी और शहनाई वादक राजेंद्र प्रसन्ना हाल ही में कोरोना से उबर कर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी वे सबके लिए आशा और विश्वास का संदेश लाए हैं। आज सभी कलाकार अपने अपने घर में बैठे हुए प्रभु की आराधना संगीत द्वारा कर रहे हैं। संगीत ही उनके जीवन में बहुत अच्छा है। हमें पता है कि आज ऑडियंस हमें नहीं है, हमारे समक्ष नहीं है। बस ये कोशिश करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द जल्द ये समय कट जाए। आप सुनने वाले कभी निराश मत होइए, क्योंकि जल्द अच्छा समय आने वाला है। ईश्वर सबके साथ है। कुछ दिन पहले मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई इस वायरस से, हमारे घर में सबको हुई, लेकिन कोई बात नहीं। हमने अच्छा खा पी के ईश्वर का नाम लेके ठीक हुए। अब रियाज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, शागिर्दों को जूम के जरिए सिखा रहे हैं। यही हमारा कर्तव्य है कि हमारी शास्त्रीय संगीत जो हमारा धरोहर है पूरे विश्व में सबको सुनाए, सबको आनंद दे। तो आप सब निराश नहीं हुए। आपके लिए मैं ये धुन बजा रहा हूँ, सुनिए। प्रेरक संदेश के साथ ये थे प्रख्यात बांसुरी और शहनाई वादक राजेंद्र प्रसन्ना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोविड महामारी से निपटने के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त सर्वोत्तम अनुभवों पर अमल करने को कहा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महामारी से प्रभावित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा करने को कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है, देश की अर्थव्यवस्था में जून महीने के बाद मजबूती और तेजी से सुधार होगा। देशव्यापी आयुष कोविड-19 काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू। 3,57,000 से अधिक कोविड रोगी कल संक्रमण मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 87.25% हुई। देश में कोविड रोधी टीके की 19 करोड़ से अधिक डोज दी गई। बिजली मंत्रालय ने तूफान ताउते से संबंधित अधिक प्रभावित क्षेत्रों में
बिजली बहाली के प्रयास तेज किए। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की कथित जमाखोरी और कालाबाजारी के सिलसिले में कारोबारी नवनीत कालरा के परिसरों पर छापेमारी की। और असम की नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू। गुवाहाटी में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।